डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक को चुना है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को चुना है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूंगा इलेक्ट्रिक करंट को ही और फिर उसी से प्रोसीड करूंगा। द अमाउंट ऑफ charge flow through a conductor per unit time is called electric current। Therefore, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें मैथमेटिकली तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, चार्ज फ्लो जो अमाउंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं और जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो आएगा मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक करंट का बनेगा वो क्यू बाई टी हो जाएगा। अब समझने के लिए इसमें क्या है आपके पास, मान लीजिए ये कंडक्टर है जी, ये एक कंडक्टर है और इससे होकर के चार्ज का फ्लो हो रहा है। ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, सभी चार्जेस हैं। ठीक है, ये चार्ज हैं जिसको हम लोग क्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये चार्ज इस कंडक्टर से अगर पास कर रहा है तो टाइम टी में कितना पास कर जाएगा, इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्या है। क्रॉस सेक्शन से ही हम लोग जज करते हैं कि एक यूनिट टाइम पूरा होते होते उस क्रॉस सेक्शन से होकर कितना चार्ज पास कर जा रहा है। जैसे ये क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज का पासिंग हो रहा है तो ये चार्ज यहाँ से निकल कर इधर आएगा और यहाँ से ये निकल कर यहाँ आएगा और ये चार्ज यहाँ से निकल कर यहाँ आएगा। ठीक है, ये यहाँ नहीं आ रहा है। तो अब ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मान लीजिए ए है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं ये कंडक्टर है। तो किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 यूनिट टाइम में चार्ज कितना पास कर रहा है और जितना पास कर रहा है उसी से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये क्यू चार्ज अगर पास कर गया टाइम टी में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो उस क्यू में डिवाइड करेंगे टाइम टी से। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और अब इसका एसआई यूनिट हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या होता है। एसआई यूनिट होता है क्यू के लिए हम लोग चार्ज है रखे ना, क्यू को चार्ज के लिए इंडिकेट करने रहे हैं तो कूलम्ब में मेजर करते हैं क्यू को, कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, सिंबल डेट इज कूलम्ब पर सेकेंड और इसको लिखते हैं कूलम्ब पर सेकेंड। ऐसे भी आजकल मॉडर्न वे में यही लिखा जाता है। ठीक है, और कॉल्ड इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर, एब्रिविएट करते हैं इसको एम्पियर से, ए से। तो इसलिए एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट करंट का हो गया एम्पियर। ठीक है, नेचर क्या होगा, नेचर होगा स्केलर, क्योंकि जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो क्यू भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम टी भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का रेशियो भी स्केलर ही होता है। ओके, अब आप एक बेसिक नॉलेज रखते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर
ब्रीफिंग कर देता हूँ रिमार्क्स के अंदर। रिमार्क्स बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज is a property possessed by a body or object when it is rubbed with another body। जी, ये मास बेसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का। ये प्रोड्यूस तभी होता है जब किसी बॉडी को रब करते हैं, रगड़ते हैं किसी दूसरे बॉडी के साथ, तभी जाकर के ये प्रोसेस करता है। और इसकी वजह से and due to this property two bodies applies force on each other। two bodies apply फोर्स ऑन ईच अदर। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी था, क्योंकि आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि अगर दो बॉडी को हम रबिंग करते हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन के ज़रिए हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो क्या हीट इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा? अगर हीट इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा तो हम इसके ज़रिए जज करेंगे दो हॉट ऑब्जेक्ट को लेकर के दोनों को कांटेक्ट में रखें या ना रखें, कुछ दूर रखने के बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरह से कि क्या वो दोनों हॉट और बॉडी एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कहा जाएगा कि उनके ऊपर चार्ज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चार्ज उन पर नहीं होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तब फिर चार्ज जब हो जाएगा रबिंग करने के दौरान जब चार्ज उस पर डेवलप हो जाएगा, तभी जाकर के वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है दोनों पर, या दोनों बॉडी प्रोसेस किए हैं चार्ज को, वो पॉजिटिवली है या निगेटिवली है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज के बारे में हम डिफाइन कर देते हैं। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये बेसिक रिमार्क्स में पॉइंट 1 था, अब पॉइंट 2 करके पॉइंट 2 पॉजिटिव चार्ज is possessed by a basic particle of matter called proton। ये याद रखिएगा, हर मैटर कुछ बेसिक पार्टिकल्स को रखते हैं, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स को रखते हैं। उनमें से एक बेसिक पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज प्रोसेस किया जाता है, ये साइंटिफिकली असाइन किया गया है।
the amount of charge on one proton कितना है, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। ठीक है, एंड निगेटिवली चार्ज किसको होगा, नेगेटिव चार्ज इज possessed by another basic particle electron। ठीक है, और the charge present on it, the amount of charge present on it कितना होगा, माइनस में इसको रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है और जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, दोनों में सिर्फ साइन का फ़र्क है, वैल्यू दोनों के लिए इक्वल है। 1.6 उसमें भी था, 1.6 इसमें भी है। अब आपने जान लिया ये बेसिक फैक्ट। ठीक है, हम लोग अब इसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्ट, इसमें एक बात और जान लीजिए, इन एटम और मैटर ओनली electrons are capable to transfer है ना ऑन एटॉमिक लेवल। इसको आप एटॉमिक लेवल पे ले लीजिए। एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहा जाता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन ही है फंडामेंटल पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है, ऑर्बिट से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होता है। तो सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है फिक्स। एंड प्रोटॉन are stationary in the nucleus, are assumed stationary in the nucleus। ठीक है, तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देखा जाएगा चार्ज के हिसाब से। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, रियल डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन ही का होता है। The actual current flow is in the direction of electron movement या movement of electrons। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसी डायरेक्शन में एक्चुअल करंट फ्लो होगा इन कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। जैसे ये कंडक्टर लिया, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है,
तो करंट का डायरेक्शन मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये तो करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, करंट चार्ज फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो करंट इसमें इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ माना जाएगा, इधर से लेफ्ट से राइट। लेकिन दुनिया में अदर चीज़ों से कंपेयर करते हुए पॉजिटिव सेंस बनाने के लिए करंट का डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट माना जाता है और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हो जाता है। तो ये इसमें मैं एक्चुअल डायरेक्शन कह देता हूँ, इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, लेकिन करंट आई जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन बाकी चीज़ों से सिमिलरिटी बनाए रखने के लिए लिया गया है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस में माना जाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उस डायरेक्शन में। इन बातों से आप ये ना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से अगर डिस्कस किया जा रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी अलग है। वेक्टर में क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन वो डायरेक्शन अलग है, उस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मैच नहीं करना है। ये सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज के लिए लिया जा रहा है, जो कंडक्टर के शेप, डिज़ाइन वगैरह पर डिपेंड करेगा और वो उस डायरेक्शन में जैसा शेप होगा वैसे वो फ्लो करेगा। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी में वेक्टर एक ही डायरेक्शन डिफिनिट रखता है, उसमें बदलता नहीं है। इसमें तो शेप के हिसाब से डायरेक्शन बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें ये ना समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, नहीं। अब आइए काइंड्स ऑफ करंट पर। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैटेगराइज करें। अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ये एक लिखते हैं, पहला डायरेक्ट करंट। ठीक है, और दूसरा हम लिखते हैं इनडायरेक्ट करंट, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसको हम लोग एसी के नाम से भी जानते हैं और डायरेक्ट करंट को हम लोग डीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में इट्स मैग्नीट्यूड वैल्यू जो हुआ रिमेन्स ऑलवेज सेम, रिमेन्स ऑलवेज। और अगर कहीं पर आप ऑलवेज नहीं पा रहे हों, इसको स्ट्रिक्टली आप नहीं पा रहे हों, तो आप कह सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर लॉन्गर टाइम। हाँ, ज़्यादा देर तक आप इसमें पाएंगे, लॉन्गर टाइम। ठीक है, ये हमेशा सेम रहता है, रिमेन्स ऑलवेज और फॉर लॉन्गर टाइम द सेम। ठीक है, जबकि इसमें ये बदलता रहेगा। कौन? अल्टरनेटिंग करंट में इट्स मैग्नीट्यूड varies in short time or within a limit, varies regularly, इसको कह दीजिए रेगुलरली, विदिन ए लिमिट, एक लिमिट के अंदर रेगुलरली ये बदलता रहता है। और ये रेगुलर बदलता रहता है, अल्टरनेटली बदलता रहता है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम और मिनिमम टू मैक्सिमम ये कहिए, तो आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। ठीक है,
ग्राफिकली दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। ये डीसी के लिए है और इधर एसी के लिए है। ये ग्राफिकली कह रहे हैं तो यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया जाए, ग्राफिकली डीसी में। ये एक वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइन खींचिए और ये एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन खींचिए। ये टाइम रहेगा, इसमें टाइम मेजर किया जाएगा और टाइम लिया जाएगा इस एक्सिस पर, और इसमें करंट का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा आई। ठीक है, तो चूंकि डायरेक्ट करंट है और फॉर लॉन्गर टाइम ये सेम रहता है, तो इनिशियली जितना टाइम, इनिशियल टाइम पर जितना वैल्यू करंट का लिया जाएगा, देखा जाएगा, उतना ही हर एक टाइम पर पाया जाएगा। फॉर लॉन्गर टाइम मीन्स काफ़ी देर तक, सेकंड में नहीं, घंटों में, दिनों में। जैसे एक बैटरी का करंट देने का कैपेसिटी माना जाता है कम से कम 8 दिन तक तो वैसा देगा ही। अगर आप डेली 5 घंटा भी यूज़ करेंगे तो उसी डायरेक्शन में वो करंट पास करता रहेगा। तो इस तरह से अगर घंटों के हिसाब से दीजिए तो 8 5 या 40 आवर्स मानकर चलिए कि इतना तो कम से कम देगा ही वो। चलिए, यहाँ पर वो करंट का वैल्यू के लिए हम ये पॉइंट फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पर वो करंट का वैल्यू है जो इनिशियली पाया गया था। तो अब हर टाइम उतना ही वैल्यू अगर पाया जाता है तो ये यहाँ पर देखेंगे कि जो हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, वो इस तरह का ग्राफ आएगा। यस, तो आप देख रहे हैं कि टाइम एक्सिस के साथ ये करंट का ग्राफ का कांस्टेंट डिस्टेंस बना रहता है। ठीक है, और एसी में आप लोग पाएंगे, ये एसी में एक लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, इसके लिए टाइम एक्सिस पर लीजिएगा और इसके लिए एम्पियर करंट में लीजिएगा। यहाँ एम्पियर लीजिए और यहाँ भी टाइम में एम्पियर, यहाँ पर भी करंट के लिए एम्पियर ही यूनिट लिया जाएगा। तो अब इसमें मैंने कहा कि इसमें करंट का वैल्यू एक लिमिट के अंदर बदलता रहेगा, तो मैक्सिमम से मिनिमम होगा, मिनिमम से मैक्सिमम होगा। हो सकता है 0 से मैक्सिमम हो, फिर मैक्सिमम से फिर 0 हो, और फिर 0 से फिर मिनिमम हो, और फिर मिनिमम से फिर 0 हो। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से चलता है तो ग्राफ इसका ऐसे आ सकता है। ठीक है, ये ग्राफ आपका है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि ये करंट मैक्सिमम कितना वैल्यू जा रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम के लिए है आई। ठीक है, और मिनिमम कितना आ रहा है, तो ये एक्सिस यहाँ लाइएगा और तब इस पे जाइएगा लेकर के, ये मिनिमम आई माइनस आई में आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू 0 का लाइन देने वाला लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से ये करंट हो गया एसी और यहाँ ये करंट हो गया डीसी। ठीक है, क्या सोर्स है एसी का और क्या सोर्स है डीसी का। तो एसी का और डीसी का सोर्स मैं यहाँ पर नीचे बता देता हूँ। डीसी के लिए हम लोग सोर्स जो लेते हैं वो बैटरी या सेल लेते हैं। बैटरी है या फिर सेल है, और सेल 1 यूनिट को कहते हैं और 1 यूनिट से ज़्यादा अगर हो जाए तो उसे बैटरी कहते हैं। ठीक है, और एसी के लिए जो सोर्स है वो जनरेटर है, उसका नाम एसी जनरेटर है। जनरेटर, तो ये सोर्स में हो गया। सोर्स के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोर्स। ठीक है, एसी जनरेटर, और इसमें हम यहाँ लिख देते हैं सोर्स के लिए बैटरी। ठीक है, तो इसमें इस बेसिक डेफिनेशन के साथ हम यहाँ पर ये कंक्लूड करते हैं। फर्दर टॉपिक्स पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।